नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवाद और रूसी क्रांति की। तो सवाल यही है, आखिर एक आइडिया में इतनी ताकत कहां से आती है कि वो एक पूरे साम्राज्य को हिला दे, उसे उखाड़ फेंके। ये सिर्फ इतिहास की कोई सूखी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है आइडियाज और पावर की एक जबरदस्त टक्कर की। देखिए, कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती। उसकी जड़ें हमेशा आइडियाज में होती हैं। तो अगर हमें रूसी क्रांति को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उस माहौल को समझना होगा जहां ये विचार पनप रहे थे। और इसकी शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति ने एक बहुत बड़ी चीज की थी। उसने उस यकीन को तोड़ दिया था कि राजा तो भगवान का भेजा हुआ होता है और वही राज करेगा। सदियों से चली आ रही ये बात टूट गई और इसकी जगह एक बिल्कुल नया, एक रैडिकल आइडिया आया कि अरे, हम तो समाज को अपनी मर्जी से बिल्कुल नए सिरे से बना सकते हैं। और बस इसी आइडिया के साथ पूरे यूरोप में नए नए एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। तो उस समय यूरोप के पॉलिटिकल सीन को देखें तो मोटे तौर पर 3 तरह के लोग थे। एक तरफ थे लिबरल्स। ये चाहते थे कि राजा की पावर पर कुछ कंट्रोल हो, लेकिन वोट का हक सिर्फ उन मर्दों को मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है। दूसरे थे रैडिकल्स। ये कहते थे नहीं, बदलाव तो जड़ से होना चाहिए और वोट डालने का हक हर नागरिक को मिलना चाहिए। और फिर तीसरे थे कंजर्वेटिव्स, जो कहते थे भाई जो जैसा चल रहा है चलने दो, कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहिए। और फिर इन सब के बीच एक और आइडिया आया जो इन सब से कहीं ज्यादा रैडिकल था, समाजवाद या सोशलिज्म। इसका कोर आइडिया देखा जाए तो बहुत सिंपल था। यह कहता था कि इंडस्ट्रियल एज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी, शोषण, इन सब की जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि फैक्ट्री, जमीन, खदानें, ये सब किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की हों। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने समाजवाद के आइडिया को एक नया मोड़ दिया। उनका ये जो मशहूर कोट है वो सब कुछ कह देता है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि सिर्फ बदलाव की मांग मत करो, उठो और फैक्ट्रियों पर, जमीनों पर, हर चीज पर कब्जा कर लो और एक नया समाज बनाओ, एक कम्युनिस्ट समाज। तो अब इन आइडियाज को दिमाग में रखकर चलते हैं सीधा रूस, साल 1914। रूस एक बहुत बड़ा लेकिन अंदर से बेहद परेशान साम्राज्य था। ज़ार निकोलस II का राज था, मतलब पूरी तरह से तानाशाही। समाज में इतनी गहरी दरारें थीं कि ऐसा लग रहा था मानो रूस एक बारूद के ढेर पर बैठा है, बस एक चिंगारी का इंतजार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस की इकॉनमी कितनी ज्यादा खेती पर निर्भर थी। सोचिए, लगभग 85% लोग, 85% आबादी का गुजारा खेती बाड़ी से होता था। और यही जो किसानों की विशाल आबादी थी, यही आगे चलकर क्रांति की सबसे बड़ी ताकत बनी। रूस के किसान यूरोप के बाकी किसानों से 2 मामलों में बहुत अलग थे। पहली बात, वो जमींदारों या अमीर लोगों की कोई इज्जत नहीं करते थे। उन्हें लगता था ये बाहर के लोग हैं। और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी बात है, उनमें एक साथ मिलकर काम करने की पुरानी परंपरा थी। वो अपनी जमीनें एक मिर या कम्यून में पूल करते थे और फिर मिलकर खेती करते थे। तो ये जो कलेक्टिव वाली भावना थी ना, इसकी वजह से सोशलिज्म का आइडिया उन्हें बहुत नेचुरल लगा। तो जिस बारूद के ढेर की हम बात कर रहे थे, उसमें पहली चिंगारी लगी 1905 में। 1905 की क्रांति एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इतना बड़ा कि इतिहासकार इसे अक्सर 1917 की असली क्रांति की ड्रेस रिहर्सल कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई खूनी रविवार से। सोचिए, फादर गैपॉन की लीडरशिप में हजारों मजदूर शांति से अपनी मांगे लेकर जार के महल पहुंचे और जवाब में क्या मिला? गोलियां। सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद तो जैसे पूरे साम्राज्य में आग लग गई। हर तरफ हड़तालें और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब इतना दबाव बना कि ज़ार निकोलस को झुकना पड़ा। उसने एक चुनी हुई संसद, जिसे ड्यूमा कहते हैं, बनाने की हामी भर दी। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। जैसे ही लगा कि माहौल थोड़ा शांत हुआ है, उसने पहली ड्यूमा को ही भंग कर दिया। और तो और, वोटिंग के नियम ऐसे बदल दिए कि आगे सिर्फ उसके चमचे ही चुनकर आए। मतलब ज़ार ने असली प्रॉब्लम को समझा ही नहीं और वो बारूद का ढेर वो वैसा का वैसा ही रहा। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, पहला विश्व युद्ध। इस वॉर ने रूस के पहले से ही कमजोर हो चुके सिस्टम की कमर तोड़ कर रख दी। आंकड़ा देखिए, 70 लाख। 7 मिलियन रूसी सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इतनी बड़ी तबाही के बाद रूस के लोग इस जंग से पूरी तरह से ऊब चुके थे, थक चुके थे। और ये तबाही सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी।
देश के अंदर सब कुछ बिखर रहा था। इंडस्ट्रीज ठप पड़ गईं, रेलवे का सिस्टम बैठ गया, शहरों में रोटी के लिए दंगे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा अनाज तो आर्मी को खिलाने के लिए भेजा जा रहा था। और फिर आया साल 1917, उथल पुथल का साल। साम्राज्य आखिरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गया और इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए सामने आई एक नई, पहले से भी ज्यादा रैडिकल ताकत। चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, फरवरी में रोटी को लेकर हुए दंगों की वजह से जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अप्रैल में व्लादिमीर लेनिन, जो देश से बाहर थे, वापस आए और आते ही नारा दिया कि अब सत्ता पर कब्जा करने का टाइम है। और अक्टूबर आते आते उनकी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी ने सच में विंटर पैलेस पर धावा बोलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये जो कब्जा था ना, ये 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप, लेनिन ने अपनी पार्टी को मनाया कि भाई अब बातचीत का टाइम गया, अब हमें हथियारबंद विद्रोह करना होगा। दूसरा स्टेप, लियोन ट्रॉट्स्की की लीडरशिप में बनी एक मिलिट्री कमेटी ने रातों रात शहर की सभी जरूरी जगहों पर, सरकारी बिल्डिंगों पर चुपचाप कब्जा कर लिया। और तीसरा और फाइनल स्टेप, विंटर पैलेस पर हमला और सत्ता पूरी तरह से बोल्शेविकों के हाथ में। देखा जाए तो एक छोटे से लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन ग्रुप ने पूरे देश की कमान संभाल ली। लेकिन बोल्शेविकों की ये जीत कहानी का अंत नहीं थी। ये तो एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल कहानी की शुरुआत थी। अब उन्हें उस समाजवादी दुनिया को बनाना था जिसका उन्होंने वादा किया था। सत्ता पर काबिज होना एक बात थी और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। देश एक भयानक सिविल वॉर की आग में घिर गया। एक तरफ थे रेड्स यानी बोल्शेविक और दूसरी तरफ व्हाइट्स, जिसमें जार के लोग, लिबरल्स और बाकी सब थे जो बोल्शेविकों के खिलाफ थे। ये बहुत ही खूनी लड़ाई थी और रेड्स ने समाजवाद को बचाने के नाम पर हर तरह का जुल्म किया और आखिरकार वो जीत गए। लेनिन के बाद जब जोसेफ स्टालिन पावर में आया तो क्रांति एक और भी ज्यादा काले दौर में चली गई। स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया। इसका मतलब था कि किसानों से उनकी जमीनें जबरदस्ती छीन ली गई और उन्हें बड़े बड़े सरकारी खेतों पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। जिसने भी इसका विरोध किया उसे या तो मार दिया गया या देश के किसी वीरान कोने में भेज दिया गया। नतीजा, एक भयानक अकाल जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। इस क्रांति का असर सिर्फ रूस की सीमाओं के अंदर नहीं रहा, इसने तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। इसी से बना यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, इतिहास का पहला मजदूरों का राज। इसने दुनिया भर में कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को हवा दी और सबसे बढ़कर इसने 20वीं सदी की सबसे बड़ी दुश्मनी की नींव रखी, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच का कोल्ड वॉर। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं कि कैसे सामाजिक बराबरी और मजदूरों के लिए एक जन्नत बनाने का एक आइडिया आखिरकार पूरी दुनिया को 2 दुश्मन खेमों में बांटने की वजह बन गया। कैसे इस एक विचार ने 20वीं सदी में होने वाले इतने सारे टकरावों की शक्ल तय की। ये सवाल हमें आइडियाज़ की ताकत और उनके अनचाहे नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।